नमस्कार। आज देखिए मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के लिए। उस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। अभी तक पिछले चैप्टरों में हमने क्या किया पढ़ा था कि आवेश स्थिर रहता था। आवेश स्थिर रहता था तो उनके बीच में बल लगते थे, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था और उनके बीच में स्थित ऊर्जाएँ उत्पन्न होती थी, वैद्युत स्थित ऊर्जा। और जब दो आवेश जो परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत होते थे उनको रखते थे तो वैद्युत ध्रुव उत्पन्न होता था। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव ज्ञात किया। तो इस तरह से इन सभी घटनाओं में आवेश स्थिर रहता था। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो इसमें आवेश गति करेगा और जब आवेश गति करेगा तो उसके से वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। आजकल हम जितने भी घरों में उपकरण उपयोग कर रहे हैं, चाहे प्रेस करने वाली मशीन हो, चाहे पंखा हो, चाहे एसी हो, कुछ भी हो, सभी में वैद्युत धारा बहती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि बिना विद्युत के, बिना बिजली के, जिसकी वजह से वैद्युत धारा बहती है, हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये चैप्टर प्रैक्टिकल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रतिरोधों का जोड़ना और विभव मापी भी हम पढ़ाएंगे जो कि प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। तो इस तरह से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और आप थोड़ा संभल के पढ़िए। साथ साथ थ्योरी के हिसाब से और प्रैक्टिकल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ही ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत धारा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, वैद्युत धारा की परिभाषा, वैद्युत धारा की परिभाषा। इसकी परिभाषा सीधी सी है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं विद्युत धारा I बराबर Q/T। ये बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। I बराबर Q/T। मात्रक इसका होगा कूलाम बटे सेकंड या एम्पियर अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि धारा का मान, आवेश का मान बदल रहा हो, कभी आवेश कुछ बह रहा हो, कभी अधिक बह रहा हो, तो उस समय तात्क्षणिक धारा हम निकालेंगे। तात्क्षणिक धारा I बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और इसको हम लिखेंगे dQ अपॉन dt। तो I बराबर dQ अपॉन dt ये भी होती है, इसका मात्रक एम्पियर होगा। आपको सभी को पता है कि वैद्युत धारा हमारी मूल राशि है और इसका जो मात्रक है एम्पियर, ये हमारा मूल मात्रक आता है। तो इस सूत्र में को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, Q बराबर NE, तो I बराबर NE अपॉन T हो जाएगा। अब बात ये आती है किन में वैद्युत धारा बह सकती है, किन में वैद्युत धारा नहीं बह सकती है, इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखिए, जिनमें वैद्युत धारा बह सकती है उनको हम चालक कहते हैं, जिनमें वैद्युत धारा नहीं बह सकती है उनको हम कुचालक कह सकते हैं, और जिनमें वैद्युत धारा कभी बहती है कभी नहीं बहती है उनको हम कहते हैं अर्धचालक। तो यही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चालक, कुचालक तथा अर्धचालक।
अर्धचालक। इसको हम कहते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखिए, जैसा कि नाम से आपको नजर आ रहा है, चालक कौन से होते हैं जिनमें वैद्युत धारा बह सकती हो, कुचालक कौन से होते हैं जिनमें वैद्युत धारा नहीं बह सकती है, अर्धचालक कैसे होते हैं जिनमें कभी वैद्युत धारा बहती है कभी नहीं बहती है। अब बात आती है कि विद्युत धारा कैसे बहती है, क्यों बहती है। देखिए, जिनमें आवेश वाहक उपलब्ध होते हैं उनमें वैद्युत धारा बहती है। अब ठोसों में आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और हमारे विलयन में आवेश वाहक कौन होते हैं? आयन। तो ये सब जिनमें आयन उपलब्ध होंगे वो चालक होंगे, और जिनमें आयन उपलब्ध नहीं होंगे वो कुचालक होंगे। तो सबसे पहले हम चालक कहेंगे वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आवेश वाहकों द्वारा बहती है, उन्हें चालक कहते हैं। अब देखिए, ठोसों में आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी हम इसकी चर्चा भी करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, अभी हमें बताएंगे। और विलयनों में आवेश वाहक होते हैं आयन, धनायन, आयन तथा ऋणायन। अब इसमें ये हमें समझना जरूरी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं हमारे पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थिर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, ये नाभिक है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है इस तरह से। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आसानी से निकल आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होता है जो अपनी कक्षा को आसानी से छोड़ दे। बाहरी कक्षे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्या 1, 2 होती है वो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो अपनी कक्षा को नहीं छोड़ेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं और जो अपनी कक्षा को आसानी से छोड़ सकते हैं। उसका कारण भी ये होता है कि यहाँ के बीच में वैद्युत बल कम होता है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये अपनी कक्षा को नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी कक्षा को छोड़ देंगे। तो ठोसों में जो वैद्युत चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा आसानी से बह सकती है, और वैद्युत धारा
किसकी वजह से बहती है? आवेश वाहक की वजह से बहती है। और आवेश वाहक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और विलयनों में आवेश वाहक हमारे आयन होते हैं। अब सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? देखिए, ठोसों में सबसे अच्छा चालक होता है, ठोसों में सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। उसके बाद होता है तांबा, उसके बाद होता है एल्युमिनियम, फिर होता है लोहा। आगे हम प्रतिरोध पढ़ाएंगे। प्रतिरोध की भाषा में हम कहें तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, इस वजह से लोहा। तो इसी वजह से हम घरों में जो वायरिंग कराते हैं वो तांबे की कराते हैं, कॉपर वायरिंग कराते हैं। चांदी चूंकि बहुत महंगी होती है तो चांदी का हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम किसका उपयोग करते हैं? कॉपर का उपयोग करते हैं। तो सबसे अच्छा चालक हमारा चांदी फर्स्ट नंबर पर, दूसरा अच्छा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब आता है कुचालक। ठीक इसका उल्टा, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा नहीं बह सकती है उनको हम कुचालक कहते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा नहीं बहती है या वैद्युत धारा का बहना संभव नहीं है उनको हम कुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का बहना संभव नहीं होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं। सीधा सा है, जिनमें आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, वो हमारे कुचालक की तरह कार्य करते हैं। और जो विलयनों में जो सहसंयोजक बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनमें वैद्युत चालन नहीं होता। जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत सहसंयोजक बनते हैं, उनमें वैद्युत चालन हो जाता है, क्योंकि जब उनका हम विलयन बनाते हैं तो धनायन ऋणायन हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जिनमें सहसंयोजक बंध होता है उनमें ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे सूखी लकड़ी, ठीक है, शुद्ध पानी, प्लास्टिक, हवा इत्यादि, ये सभी हमारे कुचालक होते हैं। अब इसके बाद तीसरे तरह के आते हैं अर्धचालक। वे पदार्थ जो कभी चालक की तरह और कभी कुचालक की तरह कार्य करते हैं उनको हम अर्धचालक कहते हैं। वे पदार्थ जो कभी चालक की तरह तथा कभी कुचालक की तरह कार्य करते हैं। उन्हें अर्धचालक कहते हैं। वैसे इसका एक सेपरेट चैप्टर भी है, आपको आगे एक चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा अर्धचालक, जिसमें ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह पढ़ाए जाएंगे, जिसमें अर्धचालकों के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम आपको जिक्र करा दें, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनमें जर्मेनियम सिलिकॉन बेस होता है, मुख्य होता है। इसी वजह से अपने भारतवर्ष में जो बेंगलोर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत आगे है, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनी है उनका सबका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। इसी वजह से बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी
ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, उसी तरह से हमारे बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन घटक होता है, तो इस वजह से इसको हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके उदाहरण हमारे कौन कौन से हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, अब बात आती है कि वैद्युत चालन होता कैसे है, कैसे वैद्युत चालन होता है। तो ठोसों में वैद्युत चालन पढ़ाएंगे, और ठोसों में वैद्युत चालन पढ़ने पर हमें कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे अनुगमन वेग आएगा, श्रांति काल आएगा, माध्य मुक्त पथ आएगा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए ठोसों में वैद्युत चालन, ठोसों में वैद्युत चालन, ठोसों में वैद्युत चालन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सॉलिड। देखिए ठोसों में जो वैद्युत चालन होगा वो किसकी वजह से होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें वैद्युत चालन हो जाएगा, जिनमें नहीं होंगे उनमें चालन नहीं होगा। लेकिन हमने एक चालक लिया ये, और इसके सिरों पर अभी कुछ भी नहीं जोड़ा हुआ है, ऐसे ही है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अनियमित गति करते रहते हैं। और अनियमित जब गति करते हैं तो इनका औसत वेग होता है वो 0 होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में या बैटरी की अनुपस्थिति में, यहाँ पे ई नहीं लगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा, तो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मैं इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है, वेग 0 होता है। लेकिन जब हम इसके सिरों पर हम बैटरी जोड़ देते हैं, इस तरह से बैटरी जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एक ये प्लस सिरा है, ये माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा? इन पर वैद्युत बल लगेगा। किस पर वैद्युत बल लगेगा? किस पर वैद्युत बल लगेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। किस पर लगेगा? ये वो हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो धनायन, ये भी धनायन, ये भी धनायन, ये भी धनायन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन पर बल इधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन किधर आने का प्रयास करेंगे? धन सिरे की ओर। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन। और धारा इसके विपरीत दिशा में बहेगी, धारा, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ करेंगे। ये तभी होगा जब हम बैटरी जोड़ देंगे। एक हमने बैटरी जोड़ दी, तो होगा क्या? जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इधर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? स्थिर धन आयनों से टकराएंगे,
इससे टकराएंगे, इनका वेग शून्य हो जाएगा, फिर इससे टकराएंगे, फिर इनसे वेग शून्य हो जाएगा, ऐसे टकराते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। तो इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है विभिन्न टक्करों के पश्चात, जो औसत वेग होता है वो हमारा अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, तो जब चालकों के सिरों पर बैटरी लगा दी जाती है, बैटरी जोड़ दी जाती है, जिससे चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हो जाता है और चालक और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। और गति के दौरान स्थिर धन आयनों से लगातार टकराते हैं, तो विभिन्न टक्करों के बाद समस्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, विभिन्न टक्करों के पश्चात समस्त इलेक्ट्रॉनों का औसत जो वेग होता है, विभिन्न टक्करों के बाद इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। इसका परिमाण 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। 10⁻⁴ मीटर प्रति, बहुत अल्प वेग होता है। इसे Vd से प्रकट करते हैं। Vd का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कहते हैं अनुगमन वेग। अब आता है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय अंतराल होता है उसको हम कहते हैं श्रांतिकाल। दो क्रमागत टक्करों के बीच, औसत समय अंतराल को श्रांतकाल कहते हैं। इसे टॉ से प्रकट करते हैं। टॉ से प्रकट करते हैं। देखिए, जब हम किसी चालक का ताप बढ़ा देते हैं
चालक का ताप बढ़ा देते हैं तो स्थिर धनायन अपनी जगह पर टकराने लगते, वो कंपन करने लगते हैं, और जब कंपन करने लगते हैं तो उनका जो श्रांत काल है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें लिखना ये जरूरी है, ताप बढ़ाने पर श्रांत काल का मान कम हो जाता है, अब हमें यह जानना जरूरी है, माध्य मुक्त पथ, इनके बीच जो औसत दूरी होती है, मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत दूरी होती है उसको हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इस तरह से इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से माध्य मुक्त पथ को, और मुख्य है इसमें श्रांत काल और अनुगमन वेग। अब हमारा उद्देश्य है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन between current and drift velocity। बहुत सरल डेरिवेशन है। एक चालक लिया आपने, ये चालक है, इसकी लंबाई L, परिक्षेत्र क्षेत्रफल A, और बैटरी जोड़ दी इसमें, ये सिरा धन, ये सिरा ऋण, इसमें धारा बहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा होगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करेंगे। ये धनायन, ये L चालक की लंबाई है, A चालक का परिक्षेत्र क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, BD अनुगमन वेग, और डेल्टा T समय अंतराल, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। अब देखिए, पहले हम निकालेंगे इसका आयतन, चालक का आयतन।
का आयतन, ये होगा A इंटू डी, A इंटू एल, और एल क्या हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी। और एक चीज और मान लीजिए एन एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आवेश कितना होगा, आवेश डेल्टा क्यू कितना होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी में किसका गुणा कर देंगे, एन का गुणा कर देंगे और इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर देंगे। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ए वी डी डेल्टा टी एन ई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से टी कैंसिल हो गया, ये आई हो गया, तो आई हो गया एन ई ए वी डी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र निकल के आया जिस पर हम न्यूमेरिकल कल कराएंगे। तो आज हमने एक ये सूत्र पढ़ा और एक सूत्र ये पढ़ा, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और एक सूत्र ये पढ़ा आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, और एक सूत्र ये पढ़ा आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर डी क्यू ओवर डी टी। तो कल हम सबसे पहले इन पर न्यूमेरिकल कराएंगे और न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ते रहिए, बार बार इसको लिख के रिवीजन करिए। हमें उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।